31 अक्टूबर 1984 दिन बुधवार सुबह के समय एक सफदरगंज रोड नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास में पीएम मैडम इंदिरा गांधी को उनके ही बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने लगभग 29 गोलियां मारकर हत्या कर दी। मैडम का ये एज अ प्राइम मिनिस्टर तीसरा कार्यकाल चल रहा था, लेकिन सरकार के कुछ फैसलों से भड़के एक समुदाय विशेष ने उनकी जान ही ले ली। फिर उसी दिन उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। राजीव गांधी भी 5 वर्षों तक ही प्रधानमंत्री रह पाए, क्योंकि 2 दिसंबर 1989 को चेन्नई में उनकी भी हत्या कर दी गई। अब कांग्रेस के पास उस समय एक भी ऐसा बड़ा नेता नहीं था जो प्रधानमंत्री बनने के लिए उपयुक्त हो और उसे पूरे देश के लोग जानते हों। फिर भी आनंद फानन में उस समय फतेहपुर यूपी से उस समय के सांसद विश्वनाथ प्रताप सिंह को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन राष्ट्रव्यापी छवि ना होने के कारण इनकी सरकार 1 साल भी नहीं चल सकी। अगले प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर, लेकिन इनकी सरकार भी केवल 223 दिन ही चल सकी। फिर 21 जून 1991 को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया एक राष्ट्रव्यापी नेता जो सीनियर भी थे और लोकप्रिय भी, पीवी नरसिम्हा राव। अब इन 2-3 सालों में देश की सरकार स्थिर ना रहने के कारण और वैश्विक मंदी के कारण हमारे देश की भी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था लगभग चरमरा गई थी। नए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को देश की राजनीतिक व्यवस्था तो दुरुस्त करनी ही थी, साथ ही देश की आर्थिक व्यवस्था को भी पूरी तरह से संभालना था और भी कई सारी समस्याओं का हल निकालना था। ऐसे में प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने जो सबसे सराहनीय काम किया वो ये था कि देश के उस समय के सबसे काबिल अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट को देश का वित्त मंत्री बना दिया, और उस काबिल वित्त मंत्री का नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों, जैसे गुप्त काल में एक राजा के साम्राज्य को बचाने के लिए एक शिक्षक को आगे आना पड़ा था, वैसे ही 1991 के आसपास देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भी एक शिक्षक, एक प्रोफेसर को वित्त मंत्री बनाया गया और वे इस काम में पूरी तरह से सफल रहे। यही मनमोहन सिंह आगे चल के भारत के 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे और अपने पूरे जीवन में देश के ऊपर कई सारे एहसान कर गए। यही कारण है कि आज विरोधी दल के लोग भी उनका नाम बड़े सम्मान से लेते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में ठीक से जानते हैं कि कैसे एक इकोनॉमी के शिक्षक ने देश और देश की अर्थव्यवस्था को बचाया और फिर 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभाला। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। 26 सितंबर 1932 को पंजाब प्रांत के गाह गांव में मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था। इनके पिता श्री गुरुमुख सिंह और माता का नाम श्रीमती अमृत कौर था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यही गांव के ही स्कूल में प्राप्त की और जब देश का विभाजन हुआ तो इनका गांव पाकिस्तान में आ गया, इसलिए सपरिवार ये लोग भारत आ गए और अमृतसर के पास रहने लगे। दोस्तों, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सिंह साहब ने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, फिर इंग्लैंड चले गए, वहां की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डी.फिल किया। दोनों डिग्रियों का मतलब डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ही है, लेकिन डॉक्टर साहब ने अलग अलग विषयों में की और ऑक्सफोर्ड अपनी पीएचडी को डी.फिल कहता है। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जब मनमोहन सिंह भारत आए तो उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी में इकोनॉमी के प्रोफेसर के रूप में जॉब मिल गई। कुछ सालों तक पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाने के बाद इन्हें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एज ए प्रोफेसर नौकरी मिल गई और दिल्ली पहुंचने के बाद मनमोहन सिंह की ख्याति एक इकोनॉमिस्ट के रूप में दिल्ली के टॉप लीडर्स तक पहुंचने लगी। इनकी ख्याति के बाद उस समय के पॉलिटिशियन श्री ललित नारायण मिश्रा ने इन्हें अंकटाड संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के सचिवालय में सलाहकार नियुक्त कर दिया। यहाँ कुछ सालों तक काम करने के बाद इन्हें भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन इस मंत्रालय में एक बार इनकी अपने ही मंत्रालय के मंत्री से बहस हो गई। इस बहस के बाद मनमोहन सिंह ने कहा कि वे मंत्री के दबाव में कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, इससे अच्छा वे अपनी पुरानी प्रोफेसर की जॉब कर लेंगे। ये बात जैसे ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी पीएन हक्सर को पता चली कि मनमोहन सिंह वापस जा रहे हैं, तो उन्होंने तत्काल मनमोहन सिंह से बात की और उन्हें वित्त मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार बना दिया और मनमोहन सिंह देश के एक अच्छे ओहदे पर देश के लिए काम करने लगे। अब इसी बीच मनमोहन सिंह ने गुरुशरण कौर जी के साथ
विवाह भी किया। इन्हें 3 बेटियां भी हो गईं और मनमोहन सिंह ने 70-80 के दशक में भारत के कई अहम पदों को संभाला। जैसे 1972 से 76 तक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, 1982 से 85 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे और 1985 से 87 तक हेड ऑफ प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग के मुखिया के तौर पर काम किया। अब मनमोहन सिंह का नाम टॉप ब्यूरोक्रेट्स और महान अर्थशास्त्री के रूप में लगभग सब लोग जानने लगे। अब चलते हैं उस समय की आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल में। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन उनकी भी हत्या हो गई। फिर वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, 1 साल से कम में सरकार गिर गई। फिर चंद्रशेखर की सरकार बनी, उनकी भी 1 साल से कम में गिर गई। फिर 1991 में प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ रहे थे तब उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव से एक बात कही थी कि मनमोहन सिंह बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, उन्हें सरकार में जरूर रखना। दोस्तों, ये वो दौर था जब अच्छे लोगों का पक्ष और विपक्ष दोनों सम्मान करते थे। तो प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह को भारत का वित्त मंत्री बना दिया और कहा कि भारत को इस आर्थिक मंदी से बाहर निकालने की जिम्मेदारी आपकी। नए वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया कि भारत के पास कितने रुपए हैं, कितने डॉलर हैं, कितनी विदेशी मुद्रा है और कितना खर्च है, कितना कर्जा है और भारत की आमदनी कितनी है। इस पूरे एनालिसिस से पता चल गया कि भारत अब केवल 15 दिन ही आर्थिक रूप से व्यवस्थित तरीके से चल सकता है। आमदनी बेहद कम थी, खर्च बढ़ रहे थे और गुडविल वाला कर्ज लगभग सबसे ले चुके थे। ऐसे में 1991 की एक शाम आरबीआई के एक दफ्तर से कुछ गाड़ियां बंदूकधारी कमांडो और हाई सिक्योरिटी लाव लश्कर के साथ निकलती हैं और एयरपोर्ट पहुंचती हैं। एयरपोर्ट में एक विशाल कार्गो एरोप्लेन खड़ा होता है जिसमें इन गाड़ियों से बड़े बड़े बक्से निकालकर लोड किए जाते हैं और ये एरोप्लेन उड़कर सीधे पहुंचता है बैंक ऑफ इंग्लैंड। वैसे तो सरकार ने इस काम को बेहद सीक्रेटली गुप्त तरीके से किया था, लेकिन एक पत्रकार की नजर इस पूरे लाव लश्कर पर पड़ गई और उसने छानबीन करके जांच पड़ताल करके ये पता लगा ही दिया कि भारत ने लगभग 46 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा है। और बस इंडियन एक्सप्रेस ने अगले ही दिन फ्रंट पेज में छाप दिया कि भारत सरकार ने सोना गिरवी रख दिया। इस खबर के बाद पूरे देश में हलचल मच गई, विरोध आक्रामक होने लगा। ऐसे में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सदन में खड़े होकर इस बात की पुष्टि की कि हाँ, ये खबर दुखदाई है पर सच है कि भारत सरकार ने भारत का लगभग 46 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखा है और उससे लोन लिया है। मनमोहन सिंह ने पूरे सदन और देशवासियों को समझाया कि जैसे एक परिवार में कभी दिक्कत आती है तो माँ अपने गहने गिरवी रखकर उस घर के उस परिवार के संकट को दूर करती है, हमने और हमारी सरकार ने भी कुछ ऐसा ही करने का प्रयास किया है। वित्त मंत्री की इन मार्मिक बातों को सुनकर विपक्ष और देश की जनता उन पर भरोसा कर लेती है। अब देश की सरकार ने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मिलकर कुछ आर्थिक सुधार किए, जिनमें से एक था मुद्रा का अवमूल्यन, जिसमें भारतीय रुपये की कीमत अमेरिकी डॉलर से कम करनी थी ताकि अमेरिका हमारी मदद कर सके। इस फैसले के बाद 1 जुलाई 1991 को रुपये का 7% अवमूल्यन किया गया और फिर 3 जुलाई 1991 को 11% अवमूल्यन और किया गया। मतलब कुल मिला के रुपया डॉलर से 18% नीचे गिर गया। दोस्तों, अब आता है वो दिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चमत्कार किया। 24 जुलाई 1991 के दिन भारत के वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बजट पेश किया जिससे भारत की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से सुधर गई। इस बजट को पेश करने से पहले जब उन्होंने प्रधानमंत्री को इसका ड्राफ्ट समझाया तो प्रधानमंत्री थोड़े उदास हो गए। उन्होंने ये तक कह दिया कि क्या मैंने इसीलिए तुम्हें चुना था। और प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आपका ये प्लान सफल होता है तो इसका श्रेय, इसका क्रेडिट हम सब हमारी सरकार को मिलेगा, और अगर आपका ये प्लान फेल हो जाता है तो इसका पूरा ठीकरा मैं आपके सर पर फोड़ दूंगा। अब अपने सुप्रीम लीडर से इस टाइप की बातें सुनने के बाद सामान्य आदमी डर जाता और अपने फैसले को वापस ले लेता, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं डरे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस वित्तीय बजट को पेश किया। आइए जानते हैं कि 24 जुलाई 1991 के उस बजट में आखिर था क्या। इस बजट में पहली महत्वपूर्ण बात थी कि इंपोर्ट ड्यूटी को 300% से घटाकर 50% किया जाएगा। बॉर्डर ड्यूटी को 220% से घटाकर 150% कर दिया जाएगा और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया आसान कर दी जाएगी। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था का प्रकार खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी कर दिया जाएगा और पूरा देश LPG के सिद्धांत को
फॉलो करेगा। LPG में L का मतलब है लिबरलाइजेशन, मतलब हमारा देश उदारवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करेगा। हम दूसरे देश का सामान खरीदेंगे भी और अपने देश का सामान दूसरे देशों में सौहार्दपूर्ण भाव से बेचेंगे भी। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, मतलब उस समय जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप था उसमें हर सेक्टर पर सरकार का बेहद हस्तक्षेप होता था। सरकार के इस हस्तक्षेप को सीमित किया जाएगा। जो लाइसेंस राज चल रहा है उसे मिटाकर लोगों को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने का लाइसेंस आसानी से दिया जाएगा, ताकि प्राइवेट लोग अपने छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलें, देश के लोगों को रोजगार मिले, आमदनी बढ़े और अपना सामान विदेशों में बेचा जा सके। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, मतलब हम अपना व्यापार केवल पड़ोसी देशों के साथ ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रत्येक देश के साथ कर पाएंगे। उनकी फैक्ट्रियां हमारे यहाँ लगेंगी और हम अपनी फैक्ट्री विदेशों में लगा सकेंगे। इस तरीके से LPG की व्यवस्था काम करेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला मुझे लगा वो ये कि देश से लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया, मतलब कुछ विशेष उद्योगों में ही लाइसेंस की जरूरत है, बाकी देश के नागरिक अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सामान्य अनुमति लेकर ही खोल सकते हैं, जिससे रोजगार बढ़ा, पैसे आए और निर्यात भी बढ़ा। और इस प्रकार से भारतीय इतिहास का सबसे क्रांतिकारी बजट पेश हुआ जो देश के लिए संजीवनी बूटी की तरह था। इस बजट के लागू होते ही विदेशी निवेशकों ने भारत में निवेश करना शुरू कर दिया। आयात और निर्यात दोनों खुल गए, जिससे अर्थव्यवस्था में गति आ गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ी, लोगों को रोजगार मिला, जिससे पैसे का फ्लो भी देश में धीरे धीरे तेज होने लगा। दोस्तों, सरकार ने टैक्स की दर कम कर दी थी, तो ये मत सोचिएगा कि सरकार के पास कम पैसे पहुंच रहे थे। सरकार ने परसेंटेज तो कम किया था, लेकिन परसेंटेज कम होने के कारण टैक्स देने वालों की संख्या कई लाख गुना हो गई थी। इससे सरकार के पास भी ढेर सारे पैसे पहुंच रहे थे। और इस प्रकार से लगभग 5 सालों तक 1991 से 1996 तक PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री रहे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम करते रहे। PV नरसिम्हा राव का कार्यकाल समाप्त हुआ। इसके बाद 16 दिन की सरकार बनी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इनकी सरकार गिर गई और भारत के नए प्रधानमंत्री बने HD देवगौड़ा। इनकी सरकार भी केवल 324 दिनों तक ही काम कर पाई और गिर गई। फिर भारत के अगले प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल। ये भी मात्र 332 दिनों तक ही अपनी सरकार चला पाए। इसके बाद एक बार फिर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, जो पूरे 6 वर्ष 64 दिनों तक स्थायी रूप से चली। फिर आया 22 मई 2004 जब भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कैसे बने, किन लोगों ने इनका समर्थन किया, किसने इनका विरोध किया, उस समय की क्या तात्कालिक परिस्थितियां थी, इस पूरी सिचुएशन पर भी एक वीडियो बन सकता है। हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में आपको उस तात्कालिक परिस्थिति के ऊपर भी एक वीडियो दे सकें। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं उन विकास कार्यक्रमों की जिनका पूरा श्रेय जाना तो चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को, लेकिन उनका श्रेय ले लिया उस समय के चालू नेताओं ने और आज की सरकार ने। आइए एक एक करके उनके काम देखते हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आपको पता चलेगा कि ये सारे काम मनमोहन सिंह ने किए हैं तो आपके मन में उनके प्रति सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा। शुरुआत करते हैं मनरेगा से। प्रधानमंत्री का पद संभालते ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गांव में रह रहे ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने के लिए नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास किया, जिसमें लोगों को 220 रुपए प्रतिदिन के भाव से न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार दिया जाना था। और इस योजना को पूरी तरह से जमीनी स्तर पर लॉन्च किया, लोगों को लाभान्वित किया और फिर कुछ सालों के बाद इस योजना को महात्मा गांधी के नाम से जोड़कर इसका नाम हो गया मनरेगा, जिसे आज हम सब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जानते हैं। आप में से कुछ लोगों को इस बात का सच में एहसास होगा कि इस योजना ने भारत के ग्रामीण मजदूर को कितना सपोर्ट किया था। दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान या राइट टू एजुकेशन। 2001 में अटल बिहारी सरकार ने शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन के थ्रू मौलिक अधिकार तो बना दिया गया था, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर एग्जीक्यूट किया मनमोहन सिंह की सरकार ने और देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी। तीसरा काम किया राइट टू इंफॉर्मेशन। हमारे देश के लोग सरकार से सवाल पूछ सकें कि देश की सरकार में क्या चल रहा है, कौन से फैसले लिए जा रहे हैं, कितने पैसे कहां से आ रहे हैं और उन पैसों को सरकार कहां खर्च कर रही है। इन सब की जानकारी भारत के नागरिक को
होनी चाहिए। इसीलिए 12 अक्टूबर 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब सूचना का अधिकार लागू कर दिया गया। इसमें आप भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय के किसी भी विभाग से उन सभी सूचनाओं को मांग सकते हैं जिनके डिस्क्लोज होने से देश को खतरा ना हो। और ये हथियार सूचना का अधिकार आपको दिया है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। चौथा काम है स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसी सड़क परियोजना जिसे 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने शुरू किया था, लेकिन इसे पूरा डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। इस परियोजना में देश के बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहरों को नेशनल हाईवेज के माध्यम से जोड़ना। दोस्तों, ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 2012 में लगभग 6 खरब रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई और इसके तैयार होने के बाद पूरे देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से मजबूती से कनेक्ट हो सकी। अगला काम किया वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। देश की सरकार ने उस समय के पुराने बिक्री कर को हटा के एक नए प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्रेजेंट किया वैल्यू एडेड टैक्स वैट के फॉर्म में। अगला काम किया मिड डे मील प्रोग्राम, मध्याह्न भोजन योजना। 1995 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, ये योजना तब शुरू की गई थी जिससे गरीब बच्चों को स्कूल में शिक्षा के साथ साथ पोषण भी मिल सके। और 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री रहने के दौरान इस योजना पर निरंतर सुधार किया और देश में शिक्षा के साथ साथ पोषण के स्तर पर भी सुधार किया। और इस महत्वपूर्ण योजना का श्रेय भी जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला काम किया यूएपीए में सुधार और एनआईए का गठन। दोस्तों, इन्हीं के कार्यकाल में 26/11/2008 को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में टेररिस्ट अटैक हो गया जिससे पूरे देश को नुकसान हुआ। ऐसे में इन आतंकवादियों से लड़ने के लिए देश में एक स्वतंत्र संगठन को इस्टेब्लिश किया गया, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और उन आतंकवादियों पर मुकदमा चल सके इसलिए यूएपीए लागू किया। इसका पूरा नाम है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। अगला महान काम जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया उसके लिए ये देश उनका हमेशा आभारी रहेगा। 8 आईआईटी और 7 आईआईएम की स्थापना। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अच्छे विद्यार्थी और एक अच्छे शिक्षक भी थे, इसलिए शिक्षा के महत्व को भली भांति समझते थे और इसीलिए प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को 8 नए आईआईटी दिए और 7 नए आईआईएम दिए और इन संस्थानों का महत्व आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। अगला काम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, जिसमें देश की सरकार को देश की जरूरत के हिसाब से कई सालों के लिए बेसिक अनाज का भंडारण स्टैंडर्ड तरीके से करना होगा। इन सभी महत्वपूर्ण कामों के साथ साथ अमेरिका से मिलकर न्यूक्लियर डील की और जब तक भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तब तक इस देश का मीडिया आजाद था। आज के अच्छे पत्रकार जहां मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, वहीं उस समय 10 सालों में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लगभग 117 बार ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब तो शायद देश के लोग असली प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही भूल गए हैं। एक दौर वो था जब पूरे देश का मुखिया सैकड़ों मीडिया कर्मियों के सामने बैठता था, ना तो सवाल तय होते थे कि कौन क्या पूछेगा और ना ही आज की तरह जवाब तयशुदा होते थे। और रही बात विपक्षियों की और आलोचकों की, जिन्होंने मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री कहा, मौन मोहन कहा, चुप रहने वाला प्रधानमंत्री कहा, उन्हें ये जानना जरूरी है कि जैसे आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की संपन्न अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तब प्रधानमंत्री मोदी जी की ख्याति, लोकप्रियता पूरी दुनिया में है। लेकिन जब हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं था, इतनी समृद्धि नहीं थी, तब भी कुछ इस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्वागत किया जाता था। Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. दोस्तों, अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए और उनका श्रेय नहीं लिया, लेकिन इनकी पार्टी के नेताओं ने कुछ गलत काम किए और उन गलत कामों का श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जबरदस्ती दे दिया। जैसे कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में ही 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ और कोल आवंटन घोटाला हुआ। और इन्हीं सब घोटालों की वजह से 2014 में देश के आम चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई और भारतीय जनता पार्टी की
सरकार बनी और अगले प्रधानमंत्री चुन के आए नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह राजनीति से संन्यास लेके अपने परिवार के साथ रहने लगे और अभी कुछ दिन पहले 26 दिसंबर 2024 को इनका स्वर्गवास हो गया। इस वीडियो में मैंने उस महान आत्मा के महान कार्यों के बारे में बता के उन्हें श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है। अगर आप उनके बारे में कुछ और कहना या बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।